हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रज्ञा और लेके आई हूं आपके लिए नया चैप्टर जैव विविधता और संरक्षण। ठीक है बेटा, तो ये हमारा शिखर बैच है, आपके लिए स्पेशली डिजाइन बैच, हमारे प्यारे प्यारे नीट एस्पिरेंट्स के लिए फ्री बैच है पीडब्ल्यू का शिखर बैच। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम सीखने वाले हैं चैप्टर क्या, जैव विविधता एवं संरक्षण। ठीक है बेटा, तो प्रज्ञा मैम की क्लास में पढ़ने का स्टाइल क्या होगा ये आपको पहले पता होना चाहिए। पहले आप पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे और फिर ही कुछ नोट करेंगे। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आपने कितने तरीके के आम खाए हुए हैं? लाइक कौन कौन सी आम की वैरायटीज हैं जो आपने आज तक खाई हुई हैं? मे बी लंगड़ा, मे बी चौसा, मे बी जो देसी आम होते वो खाए होंगे, है ना? अच्छा, चावल कितने तरीके के खाए हैं? कौन कौन से चावल खाए हैं? बासमती खाया है? ओके, वेरी गुड। और काला नमक? ओके, बहुत अच्छे। तो इस तरीके से बहुत सारी वैरायटीज एक ही धान की या आम की या बहुत सारी दालों की वैरायटीज। तो जो ये विविधता है, एक ही तरीके के जीव या उत्पाद में तरह तरह की जो विविधताएं हैं, ये क्या है? जैव विविधता है। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले एक बात पहले समझनी है कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, और ये चैप्टर एक छोटा चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन बेटा इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम लोग इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, आज ये पहला लेक्चर है और फिर एक और लेक्चर मैं लूंगी जिसमें इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, चलिए, तो पहले देखते हैं टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो जैव विविधता है और जैव विविधता संरक्षण, ये 2 मेन टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। बट बेटा, आपको एक चीज समझनी है इसमें कि जैव विविधता एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत एस्पेक्ट्स एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं कि क्या है जैव विविधता, क्यों उसको जो है संरक्षित करने की जरूरत है। तो इस वजह से ये दोनों टॉपिक्स हैं। इसमें जो जैव विविधता है ये आज लेक्चर 1 में प्लस लेक्चर 2 में भी इसको शुरुआत में पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, और बाद में हम संरक्षण पे बात करेंगे जो कि हमारा लेक्चर 2 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है कि कंप्लीटली 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। ठीक है, और आप दोनों लेक्चर्स को देखेगा, दैट विल हेल्प यू टू टोटली अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोग सेकेंड लेक्चर में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं नीट के। ठीक है, ओके, चलो, तो बेटा जैव विविधता क्या है इसे समझना होगा, है ना? तो पृथ्वी पर जितने तरीके के जीव प्रेजेंट हैं वो सब कुल मिला के क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार पहले आपको एनसीईआरटी का डेफिनेशन दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा। जैविक संगठन के सभी स्तरों पे उपस्थित कुल विविधता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता। ठीक है बेटा, अब आपको इसको और अच्छे से समझने के लिए ये समझना होगा कि जैविक संगठन के स्तर कौन कौन से होते हैं, है ना? अच्छा, बेटा आपको ये पता है ना कि जो इकोसिस्टम की, इकोलॉजी की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? वो है जीव या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इकोलॉजी या परिस्थिति विज्ञान की जो इकाई है उसको हम कहते हैं जीव। या कह लीजिए कि अगर हमें कहीं भी इकोलॉजी की स्टडी करनी है, परिस्थिति की स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो हमारी जो पढ़ाई है वो सबसे पहले एक जीव से शुरू होगी। ठीक है, तो जो कि जैविक संगठन का जो पहला स्तर है वो क्या हो गया? वो जीव हो गया, उसकी इकाई जीव हो गई या ऑर्गेनिज्म हो गई। समझ में आया? अब एक जैसे जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि या पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे मानवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मानव की समष्टि या मानव की पॉपुलेशन, है ना, या जनसंख्या। ठीक है बेटा, अच्छा, अब एक बात आपको समझनी है कि जब हमारा पर्यावरण है तो उस पर्यावरण में क्या सिर्फ मानव रहते हैं? दूसरे भी जीव रहते हैं ना? अच्छा, उसके साथ ही कुछ ऐसी चीजें हैं जो भौतिक है, जैसे
मृदा हो गई, वायु हो गई, जल हो गया, ये भौतिक हो गए, ये जीवित नहीं है ना। तो जो भौतिक पदार्थ हमारे आसपास हैं या जो भौतिक भाग है हमारी आसपास के पर्यावरण का, वो कहलाता है ए बायोटिक कंपोनेंट, और जो जैविक पार्ट है वो कहलाता है बायोटिक कंपोनेंट। समझ में आ गया? तो जब बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक साथ जहां पर प्रस्तुत हो, प्रेजेंट हो, है ना, रहते हो, और जिसकी वजह से जीवन का अच्छे से संचार हो सके, तो उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं इकोसिस्टम या फिर परितंत्र। ये बेटा, तो कौन कौन सी इकाइयां हम लोगों ने देखी देखी ठीक है, इसको हम लोग यहां पे देखते हैं। तो जब हमने कहा कि जैविक संगठन के स्तर, तो कौन कौन से स्तर हम लोगों ने बात करी? जीव की बात करी, है ना। जीवों का समूह क्या कहलाता है? समष्टि कहलाता है। जैसे मानव एक जीव है, तो उसका समूह क्या कहलाया? मानव की समष्टि या जनसंख्या कहलाया। ठीक है। अच्छा, जब उसका जो जहां मानव रहता है तो उसके आसपास और भी जीव होते हैं और कुछ भौतिक चीजें भी होती हैं, जैसे कि मृदा हो गया, वायु हो गया, तो वो सब मिला के क्या कहलाता है? परितंत्र कहलाता है ना। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके बाद क्या होता है कि जब हमने देखा एक ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जैसे मिलके उसकी पॉपुलेशन कहलाती है ना, जिसे हम समष्टि भी कह रहे हैं। ठीक है। साथ में हम ये देख रहे हैं कि जो समष्टियां हैं, विभिन्न समष्टियां भौतिक संसाधनों के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये परितंत्र कहलाता है। ठीक है बेटा, ये इकोसिस्टम कहलाता है। लेकिन कुछ ऐसा भाग पृथ्वी का जहां पे जीवन रह सके, चाहे वो जल हो, चाहे वो थल हो, चाहे वो गगन हो, वो कहलाता है बायोस्फीयर या जीव मंडल। समझ रहे हैं? तो जो बायोस्फीयर है, ये सबसे बड़ी इकाई है। ये वो भाग है पृथ्वी का जहां पे जीवन रह सकता है या जीवन संभव है ना बेटा। तो वो है बायोस्फीयर। ये कहाँ होता है? ये एक बहुत अ, पतली सी पट्टिका आप कह सकते हैं, जिसमें कि जल का वो भाग आता है जहां पे क्या नाम है, मछलियां या जीव, जहां तक ऑक्सीजन पहुंचती है और जीव रहते हैं। ठीक है। या ये कह लीजिए कि पूरा पृथ्वी आता है, क्योंकि पृथ्वी पे हर जगह ही जीव ज्यादातर फैले हुए हैं। या फिर आकाश का वो भाग आता है जहां तक पंछी उड़ सकते हैं, या कह लीजिए कि ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई है ना बेटा। तो ये चीज हुई, ये क्या कहलाता है? बायोस्फीयर। तो ये जो घटक हैं, ये जो जैवीय संगठन के जो स्तर हैं, इन सब पे जितने तरीके के जीव मौजूद हैं, वो सब क्या हो गई? जैव विविधता। ठीक है। अच्छा बेटा, अब मैं आपको अ, थोड़ा सा परितंत्र और जीव मंडल को और समझाती हूँ। जीव आप समझ रहे हैं और समष्टि आप समझ गए। जीव जैसे मानव और समष्टि जैसे जनसंख्या हमारी। अब परितंत्र को अगर हमें समझना है, तो हम ऐसे समझेंगे कि जैसे अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात कर लें, परितंत्र की बात कर लें, तो उसमें क्या आ जाता है? उसमें आ जाते हैं हमारे खेत खलिहान, हमारा एक्वेरियम, जहां पे एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अच्छा, तो परतंत्र को और अच्छे से समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि उसके दो घटक कौन से होते हैं। उसके जैविक और भौतिक घटक होते हैं। ठीक है। जैविक घटक जिसमें लिविंग थिंग्स आती हैं, जीव आते हैं, और भौतिक घटक वो जैसे कि मृदा हो गया, वायु हो गया, है ना। अच्छा, इनके पारस्परिक एनर्जी एक्सचेंज संबंधों से क्या बनता है? एक परितंत्र बनता है। ठीक है। आपस में एक दूसरे को जो भी एनर्जी और मैटर का जो एक्सचेंज हो रहा है, वो परितंत्र बनाता है। आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसे मैं लिख देती हूं।
परतंत्र के दो भाग हो सकते हैं, कौन से? बायोटिक और एबायोटिक, जैविक और भौतिक। ठीक है, और जीव मंडल को मैंने आपको क्या समझाया? जल, थल या गगन या नभ का वो भाग जहां जीवन संभव है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जीव मंडल या बायोस्फीयर। ओके, ठीक है। तो बेटा आपने ये देखा कि पूरे जीव मंडल में जीव अलग अलग परिस्थितियों में रह रहे हैं और भिन्न भिन्न तरीके के जीव पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो इसी सब भिन्नता को हम किस में पढ़ने वाले हैं? जैव विविधता में। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर? वेरी गुड। अच्छा बेटा, अब हमें आगे समझना है। तो जैव विविधता विभिन्न स्तरों पे हो सकती है ना? क्या ये कह लीजिए कि बहुत तरीके की भिन्नता हो सकती है ना? या तो किस्मों में भिन्नता हो जाए, जैसे हमने अभी चावल की किस्मों की बात करी, धान की किस्मों की बात करी हमने, है ना? कभी बासमती हो सकता है तो कभी काला नमक हो सकता है ना? ये आम की किस्मों की बात करी कि जैसे लंगड़ा हो सकता है, चौसा हो सकता है ना? और सफेदाबादी हो सकता है ना? तो बहुत सारे तरीके के आम हो सकते हैं। तो ये भिन्नता किस स्तर पे है? ये किस्मों के स्तर पे भिन्नता है। ठीक है, तो एक प्रजाति में अगर विभिन्न किस्में पाई जाएं तो ये क्या कहलाती है? आनुवांशिक विविधता। ठीक है, एक प्रजाति में एक प्रजाति में एक प्रजाति में प्रजाति आपके पास एक है, उसमें विभिन्न किस्मों का पाया जाना आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है। जैसे कि अगर हम भारत में ही बात करें तो 50,000 से अधिक धान की किस्में पाई जाती हैं और 1,000 से अधिक आम की किस्में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, इस बात को आप समझ पा रहे हो? ठीक है, तो आपके लिए जो उदाहरण है वो आनुवांशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी में किसके हैं? धान और आम का उदाहरण आपको दिया गया है एनसीईआरटी में। ठीक है बेटा, ओके। अच्छा, एक और बात आपको समझनी है कि जब हमने बात कर ली धान की और आम की, तो हमने उनकी किस्मों के रूप में विविधता की बात करी। लेकिन जब हम बात कर रहे थे आपसे विभिन्न तरीके की दालों की, तो बेटा आप ये जानते हैं ना कि जो डिफरेंट दाल है या जो विभिन्न दलहने हैं वो अलग अलग प्रजातियों को सूचित कर रही हैं, है ना बेटा? अच्छा, जैसे अरहर की दाल है वो अलग प्रजाति है ना? अगर मटर की दाल है वो अलग प्रजाति है, उड़द की दाल है वो अलग प्रजाति है ना? तो वो अलग अलग स्पीसीज है। तो अगर हम बात करें दलहन की, तो दलहन बहुत तरीके का होता है क्योंकि उसमें अलग अलग प्रजातियों की हम बात कर रहे होते हैं। ठीक, तो अगर एक ही ग्रुप में बहुत तरीके की प्रजातियां मौजूद हैं तो ये क्या कहा जाएगा कि वहां की जातीय विविधता बहुत अधिक है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात करें आपसे कि जैसे एम्फीबियंस है या उभयचर जिन्हें हम कहते हैं, वो अगर हम वेस्टर्न घाट पे जाएंगे, वेस्टर्न घाट वो पार्ट है इंडिया का जो कि आपके आ जाता है एक तरीके से केरल के साइड, आप समझ लो ना बेटा। तो उधर के साइड क्या है? वेस्टर्न घाट्स हैं। तो वेस्टर्न घाट पे आपको बहुत सारे तरीके के एम्फीबियंस मिल जाएंगे। वहीं पे जो ईस्टर्न घाट है जो कि आपका उड़ीसा पड़ेगा, वहां पे उभयचर की प्रजातियां कम है। ठीक है, तो उभयचर
एक ग्रुप है, एम्फीबियंस एक ग्रुप है, उसकी जो स्पीसीज है वहाँ स्पीसीज रिचनेस या वेरिएशन या स्पीसीज के लेवल पे विविधता अलग अलग हो सकती है अलग अलग जगह पर। ठीक है, यहाँ पे किसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है, जगह बताई गई है कौन से, वेस्टर्न घाट। स्पीसीज की विविधता किसकी बात करी गई, उभयचरों की। क्या बताया गया है, बहुत अधिक है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हो गए हैं। अच्छा, साथ में अब हम तीसरे तरीके की जो डाइवर्सिटी की बात करते हैं वो हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करते हैं या फिर परितंत्र विविधता की बात कर रहे हैं, जिसको आपकी बुक में कहीं कहीं पारिस्थितिकीय विविधता भी लिखा गया है। अच्छा, हम बात करते हैं कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेक तरीके की विविधताएं मौजूद हैं। कहीं खाने में विविधता है, कहीं कल्चर में विविधता है। तो ये किस वजह से है, ये इस वजह से है क्योंकि वहां का जो परितंत्र है वो अलग है। अब बात समझ पा रहे हैं, वहां का जो क्लाइमेट है, वहां की सॉइल है, अलग है। इसकी वजह से वहां पे जीवन यापन के तरीके अलग हैं, वहां पे पाए जाने वाले जीव अलग हैं, पौधे अलग हैं। इसके लिए हम कह सकते हैं कि दोनों जगह का परितंत्र भिन्न है। और हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग इंडिया में रहते हैं जहां डिफरेंट तरीके का परितंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो परितंत्र के लेवल पे विविधता क्या है कि जीव मंडल में उपस्थित विभिन्न तरीके के परितंत्र, जैसे मरुस्थल हो गया है ना, डेजर्ट्स हो गया, वर्षावन हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। ठीक है बेटा, तो 3 तरीके की डाइवर्सिटी, स्पीसीज लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, बहुत अधिक विविधता दिखाई गई है। काफी एग्जाम्पल्स हैं आपके बुक में जो आपको नीट के हिसाब से याद रखने हैं। आप प्लीज इसे नोट करें बेटा। चलो, अब कुछ और फैक्ट्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हैं बेटा, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जा सकते हैं, इसके लिए हम उन्हें फैक्ट्स को एक बार समझ लेते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपने ये बात समझ ली है कि 3 तरीके की डाइवर्सिटी है ना, स्पीशीज लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे या फिर इकोलॉजिकल लेवल पे, है ना बेटा। ठीक है, जेनेटिक लेवल सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होगा और स्पीसीज लेवल उसके बीच का लेवल होगा और हाईएस्ट लेवल क्या है, इकोलॉजिकल लेवल या फिर परितंत्र वाला। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है बेटा, तो 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके एनसीईआरटी में है तो डिस्कस कर लेते हैं कि जो भृंग है उसके 3 लाख से अधिक वैरायटीज पाई जाती है। समझ पा रहे हो आप। चीटियां है उनकी 20,000 से अधिक है। मछलियां 28,000 से अधिक प्रकार की मछलियां पाई जाएंगी। ऑर्किड्स जिसे हम अधिपादप भी कहते हैं, ये भी 20,000 से अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है बेटा तो कंपैरिजन में आ जाएगा। ठीक, आपको 4 चीजें दे दी जाएंगी जिसमें आपको भृंग दे दिया जाएगा, चीटियां, मछलियां, ऑर्किड, और बताना होगा कि सबसे अधिक विविधता किसमें पाई जा रही है। तो सबसे अधिक विविधता पाई गई है भृंग या बीटल्स में। इसको बीटल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये एक तरीके का क्या है, कीट है, कीट है बेटा। ठीक है। अच्छा, अब बात इसके बाद भृंग के बाद बात है चींटियों की, है ना। चींटियों की बात करी गई है। चींटियां क्या है, 20,000 से अधिक हैं और मछलियां क्या है, 28,000 से अधिक है। और ऑर्किड क्या है, ये भी 20,000 से अधिक है। ऑर्किड क्या है, प्लांट है, पादप है, जो कि एपिफाइट होता है और ये एक मोनोकॉट भी होता है। ठीक, ओके, ठीक है बेटा, ये सब आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है
तो चींटियों की जो 20,000 से अधिक वैरायटीज बताई गई हैं या प्रकार बताए गए हैं, मछलियों के 28,000 से अधिक बताए गए हैं, इनका जो कंपैरिजन आएगा वो आपको ऐसे मैं लिखवा देती हूँ। इस चार्ट के हिसाब से बीटल्स की वैरायटी सबसे अधिक मिलेगी, है ना, उससे कम मिलेगी फिशेस, उससे कम मिलेगी एंट्स, और ऑर्किड्स ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है। ठीक, आप इसे प्लीज नोट करो। ओके, तो नोट हो गया। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ठीक है बेटा, तो अब हमें और क्या समझना है कि डिफरेंट स्तर तो हमने देख लिए, आनुवांशिक देख लिया, जातीय देख लिया, इकोलॉजिकल देख लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवाना चाह रही हूं, वो है राउवुल्फिया वॉमिटोरिया का। ये टॉपिक, ये जो एग्जाम्पल है, ये नीट पर्सपेक्टिव से बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें इसे डिटेल में करना होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा राउवुल्फिया वॉमिटोरिया जो एग्जाम्पल दिया गया है किसका, आनुवांशिक विविधता का या फिर जेनेटिक डाइवर्सिटी का, ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये क्या है, ये एक औषधीय प्लांट है ना, या फिर मेडिसिनल प्लांट है। ये क्या देता है, ये एक बायो एक्टिव केमिकल देता है, रेसरपाइन। ये क्या होता है कि जो हाई बीपी को कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, तो ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है हिमालय में। ठीक है, तो जैसे आप हिमालय में ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे जैसे आप हिमालय में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट तरीके की अलग अलग वैरायटीज की राउवुल्फिया वॉमिटोरिया मिल रही है। ठीक, और उनकी जो वैरायटीज है उनमें अंतर किस चीज में है, रेसरपाइन की सांद्रता और क्षमता अलग अलग है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो समझ रहे हैं कि कहाँ पे हिमालय की जो विभिन्न श्रेणियों में जो पाया जाने वाला ये एक पौधा है राउवुल्फिया वॉमिटोरिया, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में रेसरपाइन बनाता है। ठीक है, वो उस मात्रा भी अलग हो सकती है उसकी, या कह लीजिए सांद्रता या क्षमता, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, सांद्रता और क्षमता में अंतर दिखता है किस वजह से, अलग अलग वैरायटीज के होने की वजह से, जो कि हिमालय के अलग अलग भाग पे पाई जाती हैं। कौन सा एक्टिव केमिकल, रेसरपाइन, किस काम में आता, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के। और ये एग्जाम्पल किसका है, आनुवांशिक विविधता का। ओके, तो आपको ये बात समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। राइट, अब हमने बात करी कि हमें ये कैसे पता कि धरती पर कितने तरीके के जीव मौजूद हैं, है ना। अच्छा, जब जीव मौजूद हैं उनका कैसे हम संरक्षण कर सकते हैं, इस पर भी विचार किया गया। ठीक है, तो जिन जीवों के बारे में बात होगी वो वही तो होंगे ना जिनके बारे में हमें पता है, हम उन्हें ही संरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सर्वोच्च लेवल का एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, ये उन जीवों को जो पृथ्वी पर मौजूद हैं पहले उन्हें उनकी खोज करता है, या ये कह लीजिए कि उनको एक तरीके से रिकॉर्ड में लाता है कि ऐसे ये जीव धरती पे मौजूद है। फिर देखता है कि उसमें से कौन है जिनकी जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, जिनका एक्सटिंक्शन हो सकता है, या जो खतरे में हैं, उनकी एक लिस्ट बनाता है। उसे हम रेड डाटा बुक भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी आप इतना समझो कि अकॉर्डिंग टू IUCN ने खोज के ये निकाला है कि अभी तक धरती पर 1.5 मिलियन से अधिक
जीव मौजूद हैं, जिसमें कि पादप और जंतु दोनों हैं। ठीक है, तो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो कि जैव विविधता को संरक्षित करने का कार्य कर रही है, और इसने अभी तक ये पता लगाया है कि 1.5 बिलियन जीव पृथ्वी पर मौजूद है, जिसमें जंतु और पादप दोनों हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो अब आप इसको नोट करिए, हम नेक्स्ट स्लाइड पे और अच्छे से इसको समझते हैं। ठीक है, तो IUCN ने बताया कि 1.5 मिलियन या 15 लाख स्पीसीज धरती पे मौजूद है। ठीक है, यह है क्या? ये वैश्विक स्तर पे कार्य करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है, और ये स्थापित हुई थी 1964 में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपके लिए कि IUCN कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड। कब स्टैब्लिश हुई? 1964 में। काम क्या करती है? प्रजातियों का संरक्षण। ठीक है, सर्वोच्च संस्था है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और बात आपको समझनी है बेटा कि जो IUCN है यही जारी करती है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है? संकटग्रस्त जातियों की एक सूची है। अब संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं बेटा? देखिए, आपने डायनासोर्स के बारे में तो जाना ही है, जुरासिक पार्क तो आपको पता ही है। तो आपको पता है ना कि वो एक ऐसी प्रजाति थी, एक ऐसा जीव था जो कभी धरती पे होता था, लेकिन अब नहीं होता, अब नहीं मौजूद है। तो वो धरती से गायब हो गया, विलुप्त हो गया। तो क्यों वो धरती से गायब हो गया, या क्यों अब धरती पर डायनासोर नहीं जी पा रहे हैं या नहीं मिलते हैं, ये सब आता है उसके विलुप्तीकरण के कारणों में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको अगर बचाया नहीं गया, संरक्षित नहीं किया गया, तो वो भी विलुप्त हो जाएंगे। तो IUCN क्या करती है? ऐसे एक लिस्ट निकालती है, जिसका किसमें लगती है? रेड डाटा बुक में। वो उन जीवों के बारे में जिन्हें संरक्षण की जरूरत है। ठीक, ओके, प्लीज नोट कर सकते हैं आप। और हाँ बेटा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अभी भी पॉज करके भी नोट कर सकते हो, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो समझने पे पूरा फोकस, नोट डाउन बाद में हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलती हूं। हाँ, अब हमने वैश्विक जीव विविधता के अच्छा, अभी तक हमने ये देखा कि 1.5 मिलियन जीव है ना, तरीके की जीव की जातियां हैं 1.5 मिलियन। अब बेटा इसमें जंतु और पादप दोनों थे, तो सबसे ज्यादा जो खोज करी गई है वो जंतुओं की करी गई है। पादप अभी भी कम ही पता लगाए जा सके हैं। ठीक है बेटा, तो 70% जितनी भी स्पीसीज नोन है, जितनी भी जातियां नोन है, उसमें 70% कौन है? एनिमल्स हैं। ठीक है, बाकी 22% में कौन है? प्लांट्स और फंजाई हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज आपको और समझना है कि जो फंजाई है वो बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जीव का बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है, जिसकी जो कुल विविधता है वो मछलियों की, या फिर कह लीजिए रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस की, मैमल्स की, सबकी कुल विविधता को मिलाकर भी उससे अधिक विविध कौन सा ग्रुप है? कवक। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। ठीक है, तो विश्व में कुल जातियों में 70% जंतु है, जंतुओं में भी 70% कीट है, और बाकी 30% में अन्य आ जाते हैं। ठीक, ओके, सॉरी। अच्छा, जो पादप है और वो कवक मिलके 22% बनाते हैं, और मैंने अभी बताया कि कवक या फंजाई बहुत ही ज्यादा डाइवर्स ग्रुप है, क्योंकि इसकी कुल विविधता फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इन सब की कुल विविधता से ज्यादा ही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अच्छा बेटा, अब हमें ये डायग्राम देखना है जिसमें कि ये बताया गया है कि डिफरेंट ग्रुप्स में किसकी डाइवर्सिटी कितनी है। पहले हमने देखा एक इनवर्टिब्रेट्स है ना, अकेशरुकी का। अकेशरुकी में हमने ये देखा कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पे क्या है? डाइवर्सिटी किस ग्रुप में पाई जा रही है? कीटों में। ठीक है,
नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे मॉलस्का है, नंबर 3 पे है क्रिस्टेशिया, ठीक, और चौथे पे उसके अलावा बाकी सारे हैं, ठीक है। तो इनवर्टिब्रेट्स में सबसे डाइवर्स ग्रुप कौन सा है? कीट का है, 70%, पिछली स्लाइड पे देख चुके हैं, ठीक है बेटा। तो कीट में सबसे ज्यादा डाइवर्स, सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में डाइवर्सिटी कीट या फिर इंसेक्ट्स में पाई जाती है। उसके बाद आती है मॉलस्का और उसके बाद आती है क्रिस्टेशियंस, ठीक, और उसके बाद रिमेनिंग इनवर्टिब्रेट्स का एक अलग ही ग्रुप हो गया, ठीक है। ओके, तो देखो सबसे ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कीट है, फिर मॉलस्क है, फिर क्रिस्टेशियन है ना। तो इंसेक्ट्स जिस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ऐसे पूछा जा सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर इसमें। तो इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा है, फिर है मॉलस्क, फिर है क्रिस्टेशियंस। ठीक है बेटा, चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे फिर से आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें वर्टिब्रेट्स में, तो अभी हमने बात करा था, एक चीज ध्यान दी थी आपने कि फंजाई जो है ना उसकी कुल विविधता किससे अधिक है? मैमल्स से, मैमल्स के सारे मिला के, है ना, सारे तरीके की फिशेस मिला के, सारे तरीके के रेप्टाइल्स मिला के, सारे तरीके एम्फीबियंस मिला के। तो वर्टिब्रेट्स में क्या बचा था? खाली बर्ड्स, ठीक है। अगर हम बर्ड्स की विविधता मिला दे तब वो फंजाई की विविधता से अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इतना याद रखना है कि अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे तो वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी है वो फिशेस में देखने को मिलती है, ठीक है। फिशेस में सबसे अधिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आपको नंबर 2 पे क्या मिलेगा? पक्षी मिलेंगे, नंबर 3 पे मिलेगा सरीसृप, ठीक है। फिर उसके बाद मिलेगा आपको उभयचर और स्तनधारी, ठीक है बेटा। चलो इसको भी एक बार ऐसे समराइज कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा फिशेस है, फिर बर्ड्स है, फिर रेप्टाइल्स है, एम्फीबियंस है और फिर मैमल्स है, ठीक है बेटा। ये ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं किसमें? प्लांट्स में देख लें एक बार, प्लांट्स में एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन से हैं? अच्छा बेटा, पादप के साथ ही इन्होंने कवक को रखा हुआ है, पादप के साथ ही, फंजाई के साथ, तो इसलिए अब कवक तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा है ना। उसके बाद उसके ऑलमोस्ट इक्वल क्या है? आवृत्त बीजी या फिर एंजियोस्पर्म्स, ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसका भी ऑर्डर आप ये देख लो, फंजाई, एंजियो, एल्गी एंड देन टेरिडोफाइट्स, ओके, ठीक है। देखिए आपकी चार्ट, ये आपकी एनसीईआरटी का ही चार्ट है बेटा, तो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। इससे जितनी कंक्लूजन्स आप निकाल लोगे उतना आपके एग्जाम्स के लिए बेटर है, ओके, ठीक है। ओके, तो भारत में जैव विविधता कितनी है ये जानना जरूरी। तो भारत में कितने तरीके के जीव पाए जाते हैं इस पे विचार करते हैं, ठीक है बेटा। देखिए भारत जो है ना, तो भारत की जो भूमि है, जो भूमि क्षेत्र है, वो पूरी दुनिया का 2.4% है, ठीक है। ये कह लीजिए कि पूरी अर्थ पे जो लैंड है उसका 2.4% क्या है? भारत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैव विविधता जो है वो पूरी दुनिया की 8.1% है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही जैव विविध देश है भारत। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इतने तरीके के परितंत्र हैं भारत में, तो अलग अलग तरीके का उसमें एनवायरनमेंट और सारी चीजें मिलेंगी ना, है ना बेटा, ठीक है। तो इसी वजह से भारत 12 महाविविध देशों में गिना जाता है, ठीक है बेटा। अच्छा, एक चीज और आपको समझनी है, तो भारत में क्या ज्यादा पाए जाते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स, ठीक है। तो अभी तक जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 45,000 तरीके के प्लांट्स और उससे दुगने से भी अधिक तरीके के एनिमल्स भारत में पाए जाते हैं। मतलब लगभग 90,000 से अधिक एनिमल्स
और 45,000 के करीब प्लांट्स इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, और जबकि अर्थ का या फिर कह लो लैंड का कितना, भूमि का 2.4% है पूरी दुनिया का, और जैव विविधता का क्या है 8.1% पूरी दुनिया का रखता है अपने पास में। इसीलिए वो 12 महाविविध देशों में शामिल है। ठीक है, ओके, फैक्ट याद करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, तो भारत के पास जो लैंड एरिया है वो कितना है, जो भारत के पास लैंड एरिया है बेटा वो कितना है, वो है 2.4%, और इसकी जो जैव विविधता है वो है 8.1%। इसीलिए ये 12 महाविविध देशों में आता है। ये विश्व के 12 महाविविध देशों में शामिल है। ठीक है, यहां पे कितने तरीके के पादप पाए जाते हैं, 45,000 से अधिक, और जंतु 90,000 से भी अधिक। ठीक है, तो कितने तरीके के प्लांट्स पाए गए इंडिया में, 45,000 से अधिक, एनिमल्स 90,000 से अधिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जाति विविधता का परितंत्र में महत्व क्या है बेटा, एक चीज आपको समझना होगा कि जितनी अधिक जातियां किसी भी समुदाय में होती हैं वो परितंत्र उतना ज्यादा स्थिर होता है। ठीक है, उतना ज्यादा वो परितंत्र स्थिर होता है। इसका रीजन क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं फूड चेन, याद आया आपको फूड चेन क्या है, कि कैसे एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, या ये कह लीजिए कि नेचर में कौन किसको खा के जिंदा रहता है, यही है फूड चेन, है ना बेटा। ठीक है, तो अब एक बात को आपको समझना है कि जब ये फूड चेन की हम बात करेंगे तो अगर बहुत सारे फूड चेन्स अवेलेबल हैं एक इकोसिस्टम में तो वो क्या बना देते हैं, फूड वेब बना देते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हिरन है तो हिरन के पास खाने के लिए बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हैं, तो अगर हिरन को एक तरीके का पौधा नहीं मिल पा रहा है, एक प्रजाति का विशेष पौधा नहीं मिल पा रहा है, तब भी हिरन दूसरे तरीके का पौधा खा के जीवित रह लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें विविधता कम होती, कम ही, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ जो हिरन जिस तरीके के पौधे खाता है उस तरीके के सिर्फ 4 पौधे होते और चारों ना होते, तो क्या हिरन जीवित रहता, नहीं रहता। लेकिन अगर उस तरीके के 40 पौधे हैं, है ना, और तो हिरन के पास खाने के ऑप्शंस बढ़ जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो एनर्जी का सोर्स किसी भी जीव के लिए बढ़ जा रहे हैं। इस वजह से क्या होता है कि स्थिरता बढ़ी रहती है, या ये कह लीजिए कि जो भी उसके जैविक घटक हैं वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो समुदाय में अधिक जातियां होने पर परितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। ठीक है बेटा, अगर कोई भी स्पीसी अच्छे से अपना लाइफ साइकिल, जीवन चक्र पूरा कर पा रही है, जैसे कि उसका जन्म हुआ है, वो अपना रिप्रोडक्शन अच्छे से कर पा रही है, प्रजनन उसका अच्छे से हो पा रहा है ना, तो उसकी तो वो स्थिरता किसको प्रदान करेगी, परितंत्र को भी तो प्रदान करेगी। समझ रहे हैं ना, क्योंकि हर एक स्पीसी का एक रोल है। समझ रहे हैं, जैसे अगर हम हिरन की बात करें तो हिरन का क्या है, वो भोजन के रूप में पौधों को लेती है, क्योंकि वो जो है एक तरीके से हर्बीवोर है ना, और वो किसी के लिए भोजन बनती है, वो कार्निवोर के लिए भोजन बनती है, तो ये उसका रोल है उस इकोसिस्टम में। ठीक है, अगर वो वहां पे नहीं रहेगी, वो विलुप्त हो जाएगी, तो वो रोल खाली हो जाएगा
और वो रोल उसको भरने के लिए अगर कोई दूसरा जीव नहीं मौजूद है तो वो इकोसिस्टम अनस्टेबल या अस्थिर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मतलब वो जो पौधे हैं जिन पे वो जी रही थी, जिसे वो खा रही थी, वो पौधे अधिकता में बढ़ जाएंगे, उन्हें कोई खाने वाला नहीं। ठीक है, अच्छा, साथ में जो कार्निवोर घास नहीं खाते हैं, हिरन को खा के जीवित रह रहे थे, वो मरने लगेंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अगर जितने ज्यादा तरीके के जीव एक इकोसिस्टम या परितंत्र में मौजूद होते हैं उतना स्थिर वो परितंत्र होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक जो परितंत्र है वो स्थिर है, वो कैसे पता चलेगा? वो इससे कि उसकी जो उत्पादकता है वो स्थिर रहती है साल दर साल। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उसमें जितने भी घटक है उसकी, वो उसी रूप से कार्य करते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो है अगर वो हिरन मर जाती है या हिरन का विलुप्तीकरण हो जाता है तो जो घास या जिस तरीके के पौधों पे वो जीवित रहती थी उनकी संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले की अपेक्षा बढ़ गई, तो उसकी जो काउंट थी, जो उसकी स्टेबिलिटी थी, वो इम्बैलेंस होने लगा, एक तरीके के पौधे बढ़ने लगे। ठीक है, अच्छा, साथ में क्या है कि जो जो टाइगर हिरन को खाता था वो मरने लगा। ठीक है, तो क्या, तो जो टाइगर की जनसंख्या है वो कम होने लगी, तो इस तरीके से अस्थिरता बढ़ गई, या कह लीजिए कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो चेंज होने लगी उस इकोसिस्टम की। ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, तो साथ में इन सब चीजें जो भी परितंत्र है हम उससे मानव विकास में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अब इसको इस तरीके से समझना है कि हमें जो भी हम जो मानव है वो अपने फायदे का सारा सामान कहाँ से लेता है? नेचर से लेता है, नेचर के डिफरेंट कंपोनेंट से लेता है। चाहे हमें दवा चाहिए हो, फूड चाहिए हो, शेल्टर चाहिए हो, सब कुछ हम लोग कहाँ से लेते हैं? परितंत्र से लेते हैं किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो अगर परितंत्र अस्थिर हुआ तो क्या मानव अपने जरूरतों को पूरा कर पाएगा? नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हाँ, एक स्थिर परतंत्र की वजह से क्या होगा ये हमें देखना है। एक स्थिर परतंत्र से में बहुत सारी अनेक जातियां होती हैं, उसकी उस उत्पादकता स्थिर होती है और साथ में मानव और प्रकृति की बाधाओं से ना प्रभावित होती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मानवीय या प्राकृतिक बाधाएं, देखो बेटा, अगर कोई स्टेबल इकोसिस्टम है, या ये कह लीजिए कि अगर कहीं पे मान लीजिए मैं एक डिफॉरेस्टेशन की बात करूं, पेड़ों की कटाई की बात करूं, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो पेड़ काट दिए जाने से अगर वहां पे भूकंप आ रहा है या फिर किसी भी तरीके का लैंडस्लाइड या भूस्खलन हो रहा है, तो क्योंकि पेड़ नहीं है, उनके जड़ों ने मृदा को नहीं पकड़ा हुआ है, इसके लिए बहुत दूर दूर तक विनाश हो जाता है। समझ रहे हैं, है ना? बहुत अधिक क्षति पहुंचती है वहां के जनजीवन को। ठीक है बेटा, ठीक है, अच्छा, ना प्रभावित। तो एक स्थिर परितंत्र वो होता है जिसमें अनेक जातियां होती हैं जो परस्पर सौहार्द से रह रही होती हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, इस चीज को भी समझना है बेटा, इन सौहार्द की बात यहाँ पे कैसे हो रही है, क्योंकि बेटा एक चीज है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक रोल है अपने इकोसिस्टम में, वो दूसरे का रोल नहीं ले सकता। हिरन कांट बिहेव लाइक अ टाइगर, है ना? एक डियर कांट बिहेव लाइक अ टाइगर। तो सबका अपना अपना रोल है और उसी के रोल के हिसाब से वो उसको बैलेंस को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पे उसकी उत्पादकता स्थिर रहती है, स्थिर परितंत्र के लक्षण। कोई परितंत्र स्थिर है ये आप कैसे जान सकते हो? कि वहां पे अनेक जातियां हैं पाई जा रही हैं, साथ में उसकी उत्पादकता स्थिर है और मानव या प्राकृतिक बाधाओं से वो प्रभावित नहीं होता, से ना प्रभावित हो। ठीक है, अच्छा, साथ में क्या है? एलियन स्पीसीज या जातियों का रोकथाम। बेटा एक चीज आपको समझनी है, कभी कभी ऐसा कोई इकोसिस्टम होता है जिसमें बाहर से दूसरी प्रजातियां आके वहां की जो पहले वाली प्रजातियां हैं उनको, उनके जीवन को
प्रभावित करने लगती है बुरी तरीके से। ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं? एलियन जातियां कहते हैं। तो इनका रोकथाम करने में एक सक्षम होता है कौन सा? स्थिर परितंत्र। एक स्टेबल इकोसिस्टम इस बात में सक्षम है कि वो एलियन जातियों का रोकथाम कर सके, मानव या प्राकृतिक बाधाओं से प्रभावित ना हो सके, वो अपना बैलेंस मेंटेन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, ये सारे पॉइंट्स हैं, हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू और डिटेल में देखेंगे जब हम लोग उसका जैव विविधता के संरक्षण या फिर उसकी विलुप्ति के कारण जब पढ़ रहे होंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। तो रिवेट पॉपर परिकल्पना ये क्या है? ये बता रही है कि एक जो स्थिरता है किसी परितंत्र की, वो उसमें कितना बड़ा रोल जो है वो स्पीसीज या जातियों का होता है। ठीक है, तो ये एक इकोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था पॉल एहरलिख, उन्होंने दिया था, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। ठीक है बेटा, तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने इसको समझाने के लिए एक हाइपोथेसिस दी, एक परिकल्पना दी कि कैसे हो सकता है ये रोल ऑफ, इसका रोल एक ऑर्गेनिज्म का इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस या परिकल्पना। इन्होंने बोला कि हम लोग ये मान लें कि जो ये हमारा इकोसिस्टम है वो क्या है? वो एक हवाई जहाज की तरह है। ठीक है, और उसमें जो कीलों से उसके विभिन्न भाग जो है हवाई जहाज के जुड़े हैं, जैसा कि होता ही है। ठीक है, अगर ऐसा होता जाए कि हर यात्री उतरने से पहले एक एक कील निकाल के लेके चलता बने, तो कुछ समय तक कुछ ऐसी कीलें होंगी जिनके निकलने से तो प्रभाव नहीं पड़ेगा हवाई जहाज पे, लेकिन जब यही प्रक्रिया ज्यादा होती रहेगी, ठीक है, तो हवाई जहाज अस्थिर होने लगेगा। बात समझ रहे हैं? और एक समय अगर ऐसा आ गया कि कोई ऐसा यात्री था जिसने कि पंख से ही जो है कील निकाल लिया, तब तो हवाई जहाज का उड़ना ही मुश्किल हो जाएगा, वो डगमगा के गिर पड़ेगा, अस्थिर हो जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी बात को उन्होंने समझाया कि कुछ ऐसी स्पीसीज हैं, जातियां हैं, जिनका होना परितंत्र की स्थिरता के लिए बेहद आवश्यक है। उन्हें क्या बोला उन्होंने? कीस्टोन स्पीसीज या मुख्य जातियां। समझ रहे हैं? अगर वो नहीं है तो बहुत ज्यादा अस्थिरता आती है और परितंत्र इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, ओके, तो इसको समझने के लिए बेटा अब आपको बातों को उसके हिडन मीनिंग को समझना है। ठीक है, तो हिडन मीनिंग इसका ये है कि एक इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा स्पीसीज होंगी वो उतना अधिक स्टेबल होगा। अगर उससे स्पीसीज खत्म होने लगती हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कम होने लगेगी, और अगर कुछ मुख्य स्पीसीज खत्म हो जाएंगी तो इकोसिस्टम नष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखिए जरा क्या कंक्लूड किया है। तो परितंत्र को स्थिर रखने में जातियों की भूमिका पे इन्होंने बात करी थी। ठीक है, मुख्य जातियों को खोने से परितंत्र काफी बुरी तरह प्रभावित होगा। ठीक है, अगर एक यात्री एक कील लेता जाए तो धीरे धीरे करके सब विलुप्त हो जाएगा, है ना, और जहाज गिर जाएगा। तो इसी में देखते हैं कि मुख्य जातियां क्या होती हैं। मुख्य जातियां ऐसी प्रजातियां हैं जो सामुदायिक संरचना पर प्रमुख प्रभाव डालती हैं, मतलब उनके होने से परितंत्र पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वो क्या करती हैं? वो अन्य प्रजातियों की संख्या और प्रकार को नियंत्रित करती हैं। या इसको ऐसे समझते हैं जैसे हम टाइगर की बात करें। ठीक है, अगर किसी भी फॉरेस्ट में टाइगर नहीं है, जैसा कि अब उसके विलुप्तीकरण की वजह से हो गया है, तो उसके इकोसिस्टम पे बहुत प्रभाव पड़ता है। समझ रहे हैं? क्योंकि वो टॉप कार्निवोर है, वो शीर्ष परभक्षी है, इसके लिए वो ये डिसाइड करेगा, बहुत बार उसके होने से वहां पे होने वाले जीवों की संख्या जो है निर्धारित हो जाएगी, या कह लीजिए कि एक तरीके से बैलेंस हो जाएगी। समझ गए आप? ठीक है, अच्छा, और दूसरे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? हिरन भी इसमें होता है, सॉरी, इसमें एलिफेंट होता है, भेड़िया होता है। ये सब किस में आते हैं? कीस्टोन स्पीशीज में आते हैं। ये सब आते हैं कीस्टोन स्पीशीज में। एलिफेंट हो गया, भेड़िया हो गया,
ये सब इन ये जो है इकोसिस्टम की स्थिरता को काफी हद तक कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ये दूसरी प्रजातियों की संख्या और प्रकार को भी निर्धारित करते हैं। ठीक है, कीस्टोन स्पीशीज समझ में आ गई, वो ऐसी स्पीशीज जिन पे बाकी स्पीशीज डिपेंड कर रही हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे भेड़िया है, तो भेड़िया है तो वो भक्षण कर रहा है ना दूसरे जीवों पे, तो अगर भेड़िया नहीं है तो दूसरे जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी, वो जीवों की संख्या बढ़ने लगेगी, और अगर वो मान लीजिए कि वेजिटेशन को खाते हैं तो वेजिटेशन को खा के वेजिटेशन खत्म कर देंगे, तो वेजिटेशन या प्लांट्स की संख्या कम हो जाएगी, तो इम्बैलेंस नहीं हो गया। ठीक है, तो ये होती है कीस्टोन स्पीसीज। ठीक है, तो अच्छा, अब बात हम लोग अभी तक ये कर रहे थे कि जैव विविधता को क्षति कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कैसे क्षति का पता चला, कि कैसे क्षति हुई है। तो इसका काम कौन करेगा? IUCN, वो तो पूरी संस्था ही ये काम करने के लिए है। तो IUCN ने लाल सूची जारी करी 2004 में, जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। ठीक है बेटा, 784, जिसमें कि 338 क्या थे? वर्टिब्रेट्स थे, है ना। 359 क्या थे? इनवर्टिब्रेट्स थे, और साथ में 87 टाइप के प्लांट्स थे। तो ये फैक्ट तो हम लोग नेक्स्ट उस पर याद करेंगे, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अगर इसी दर से जारी रहा तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी की सारी जातियां विलुप्त हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो कॉन्सेप्ट को समझ लिया आपने, अब फैक्ट याद करते हैं, क्योंकि फैक्ट आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंडली बात को अपने ग्रेविटी को समझने के लिए कि वाकई कितनी तेजी से हो रहा है विलुप्तीकरण। ठीक है, तो विलुप्त जो हुए हैं उसमें 784 में 338 तो इनवर्टिब्रेट्स है, 359 वर्टिब्रेट्स है, और 87 प्लांट्स है। ठीक है, ठीक है। तो विलुप्त कौन कौन से हुए एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइगर की 3 उपजातियां बाली, जावन और कैस्पियन ये विलुप्त हो चुकी हैं। क्यों? इसका कारण क्या है बेटा? कारण आपको डिटेल में भी पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनका आवास की क्षति हुई है। बेटा जहां ये रहते हैं वहां पे वो जंगल काट दिए गए हैं, साथ में इनका शिकार हो रहा है। ठीक है, टाइगर का शिकार तो बहुत बड़ा अपराध है, ये आपको पता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा केस का एग्जाम्पल क्या है? डोडो। ये क्या है? इसका भी आवास की क्षति और अतिदोहन। ये कहाँ का पंक्षी था? कहाँ का? मॉरिशस का। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल आपके कौन से हैं? टाइगर के। ठीक, तो टाइगर की तो अभी बहुत रीसेंट विलुप्तीकरण है, लगभग 1980 तक टाइगर की 3 जो है उपजातियां विलुप्त हो चुकी है। नाम क्या है? बाली, जावन और कैस्पियन। ठीक है, कारण क्या है? आवास की क्षति और शिकार। ठीक बेटा, एक और आपके सिलेबस में है, वो है रूसा हिरन। ठीक है, रूसा हिरन। ठीक, अब रूसा हिरन का क्या हुआ, इस बात को समझना है। देखो बेटा, जो टाइगर था ना, वो भोजन में किसको खाता था? रूसा हिरन को खाता था। ठीक है, तो रूसा हिरन को हुआ रोग, है ना, रोग हुआ, और रोग की वजह से रूसा हिरन जो है वो खत्म हो गया। ठीक, जब ये नष्ट हुआ तो टाइगर को भोजन मिलना बंद हो गया, और इस वजह से जो उपजातियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई।
आप बात समझ रहे हो? तो कितनी इंपॉर्टेंस है, समझ गए? रूसा हिरन टाइगर के लिए भोजन थी, और जब वो विलुप्त हो गई तो उसके बाद टाइगर भी विलुप्त हो गए। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा था। ठीक, अच्छा, इसी तरीके से एक पक्षी है जिसका नाम था क्या? डोडो। डोडो कहाँ पाई जाती है? मॉरिशस में। इसका क्या हुआ? इसका भी हैबिटेट जहां वो रहती थी उस आवास को नष्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि पेड़ काट दिए जाते हैं, जंगल साफ कर दिए जाते हैं शहर बसाने के लिए। ठीक है बेटा, तो उसके अच्छा साथ में इसका अतिदोहन जो हुआ उसकी वजह से ये जो पंछी था ये विलुप्त हो गया। ठीक, तो विलुप्त कौन कौन से हुए हैं? दो एग्जाम्पल्स आपको सबसे पहले बताए गए हैं, एक किसका? टाइगर का, दूसरा डोडो का। ठीक है बेटा, आप इसे देखिए। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज आपने इसे पढ़ा, इंजॉय करा। अब आपको इसे जाके एक बार एनसीईआरटी खोल के पढ़ना भी है, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछना है, और आगे के नेक्स्ट चैप्टर के लिए रेडी रहना है, बिकॉज नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसके जितने भी रिमेनिंग सेक्शंस हैं सब कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, टिल देन आप अच्छे से पढ़िए। ओके, ठीक है बेटा, धन्यवाद, बाय।